हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। क्लास 11 सोशियोलॉजी और बुक 2 कर रहे हैं हम, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सो हेयर द पैराग्राफ कवर्स कि जो भी इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हुए थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ब्रिटेन में हुआ, तो वो इकोलॉजिकल इफेक्ट ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन उसका असर हमें पूरी दुनिया पे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलता है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो कभी भेदभाव नहीं करता ना कि भाई अगर गलती एक कंट्री ने करी है तो भोगेगा भी एक ही कंट्री। वो चीज़ तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट डालेगी। सो लार्ज एरियाज ऑफ सदर्न नॉर्थ अमेरिका एंड कैरेबियन, दे वर कन्वर्टेड टू प्लांटेशन टू मीट द डिमांड ऑफ कॉटन इन द मिल्स ऑफ लैंकाशायर। सो जो लार्ज एरियाज थे कहाँ के, सदर्न नॉर्थ अमेरिका के और कैरेबियन के, उनको कन्वर्ट कर दिया गया टू प्लांटेशन, ताकि जो डिमांड हो सके कॉटन मिल्स की वो पूरी हो सके। यंग वेस्ट अफ्रीकन्स को फोर्सिबली ट्रांसपोर्ट किया जाता था अमेरिका टू वर्क एज स्लेव लेबर ऑन द प्लांटेशन। अब जो डी पॉपुलेशन थी वेस्ट अफ्रीका की, इट कॉज द एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू डिक्लाइन। कि देखिए अगर सब चीज़ें बैलेंस रहेगी तो काम भी बैलेंस तरीके से होगा, लेकिन कोई चीज़ अगर बैलेंस है ही नहीं, इधर उधर से कुछ भी काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे इस चीज़ से प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। So, with fields reverting to fellow wastelands. In ब्रिटेन के अंदर smoke from the coal burning mills, it fouled the air and displaced farmers and laborers from the countryside. They came to the cities. क्यों आए वो वर्क करने के लिए, and they lived in wretched condition. और शहरों में जब वो आते हैं गांव से, तो उनको लगता है कि शायद उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन असल में उन्हें फिर भी मजबूरन रेंच यानी और भी बुरी कंडीशन में रहना पड़ता है। एंड द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री, ये मिल सकता है हमें ऑल ओवर द अर्बन एंड रूरल एनवायरमेंट्स में। ये छोटा सा पैराग्राफ था, बट ये जो कोने में ऐसा बॉक्स में पैराग्राफ होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, उसको शेप कौन करता है? दीज आर शेप्ड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन। Property relations, they determine how and by whom natural resources can be used. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो फॉरेस्ट है दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट विल बी हैव द पावर टू डिसाइड वेदर इट शुड लीज देम टू टिम्बर कंपनीज और अलाउ विलेजर टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो अगर फॉरेस्ट ओन बाय गवर्नमेंट होंगे तो इसके पास पावर होगी, किस चीज़ की पावर? ये डिसाइड कर सकें कि जी किस टिम्बर को कहाँ पे देना है या किस विलेजर को अलाउ करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई गांव में रह रहा है ना, तो उसको लिटरली यही लगता है कि ये मेरी स्पेस है, मेरी जगह है, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है। सो द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड वाटर सोर्सेज, it will affect whether others have the access to these resources and on what terms and condition. सो ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है रिसोर्सेज के ऊपर, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ लेबर। कहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर में? इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। सो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या जो वुमेन हैं, दे हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज देन मेन। क्यों भाई? क्योंकि देखिए जैसे घर में खाना बनना है तो हर जगह तो एलपीजी नहीं है, और जिस समय हम ये पढ़ रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तो तब बिल्कुल भी नहीं था। तो जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करके ले आते थे और खाना बना लेते थे। बट उसी चीज़ के लिए आप ये देखो, उन्हें आज पे करना पड़ता है। उन्हें लकड़ियाँ अगर खरीदनी है, एलपीजी सिलेंडर भी खरीदना है, चाहे वो कितने भी रिबेट्स पे क्यों ना हो, उन्हें पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जो अब तक फ्री थी। उससे ऑब्वियस सी बात है वुमेन को ज़्यादा इससे फर्क पड़ेगा। सो वुमेन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस रिसोर्स स्कैरसिटी एंड मोर एक्यूटली, क्योंकि फ्यूल को गैदर करना, वाटर फेच करना, ये जनरली वुमेन के टास्क होते हैं, बट दे डू नॉट कंट्रोल दीज रिसोर्सेज। लेकिन वो इन रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्फ्लुएंस करेगा कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दे रिलेट टू देयर एनवायरनमेंट। अब different relationship between environment and society, it is also reflected between the different social values and norms as well as knowledge system. So simply if I talk about कि एक तो relationship basic हो गया कि interaction कैसा हो रहा है environment का human being के साथ। दूसरा, अगर हम different relationships की बात करें तो वो फर्क पड़ेगा कि हमारे social values कैसे हैं और हमारे social norms कैसे हैं, knowledge system कैसा है, वगैरह वगैरह। So the values underlying capitalism, they have supported the commodification of nature. So
जैसे जब तक कैपिटलिज्म नहीं आया था, कैपिटलिस्टिक थॉट नहीं थे, तो नेचर की चीज़ें नेचर की होती थी, नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल होती थी। बट जैसे जैसे चीज़ें टर्न आउट हुई, द वैल्यूज अंडरलाइंग कैपिटलिज्म, दे हैव सपोर्टेड द कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर, कि अब हम नेचर को भी क्या देखते हैं, एज अ कमोडिटी, हम नेचर को भी सामान के जैसा देखते हैं। सो इट टर्निंग इनटू द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड फॉर प्रॉफिट। तो नेचर की भी सारी चीज़ों को हम ऐसा देखते हैं कि अरे इसको प्रॉफिट पे खरीदा जा सकता है, ऐसे प्रॉफिट पे बेचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल कल्चरल मीनिंग्स ऑफ रिवर। रिवर में, रिवर क्या एक लॉजिकल है, यूटिलिटेरियन है, स्पिरिचुअल है, एस्थेटिक है, एंड स्ट्रिप डाउन टू सिंगल सेट ऑफ कैलकुलेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कि कैसे सेल ऑफ वाटर एंटरप्रेन्योर्स को करके हम पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, रिवर का पानी सोल्ड भी होता है। सो द सोशलिस्टिक वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, it has led to the seizure of land from the large landlord and the redistribution among the landless peasants in the number of countries. Religious values have led some social group to protect and conserve sacred grove and species. अब ये तो बेसिक चीज़ हो गई, पर कई सारी कंट्री सोशलिस्टिक विचार की होती है कि जी अमीरों के हाथ से लैंड लेके उन्होंने गरीबों में भी बांटा। कुछ ऐसे लैंड्स, कुछ ऐसे इकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो पायस होती हैं, या जो एक मान लो एक कोई कंट्री है या एक कोई रिलीजियस ग्रुप है जिसके साथ उसकी रिलीजियस वैल्यूज अटैच है, तो उसका भी प्रोटेक्शन करना तो पड़ता ही है। सो देयर आर मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द एनवायरनमेंट, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।